हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे केमिकल काइनेटिक्स। ये आईआईटी मेंस, एडवांस और बोर्ड तीनों के हिसाब से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम जो कुछ टर्म्स कवर करेंगे वन बाय वन, वो है रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स दोज कैन इफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इस टॉपिक के अंदर ये बताता हूं कि हम किस तरह की रिएक्शंस की केमिकल काइनेटिक्स में स्टडी करते हैं। हम केमिकल काइनेटिक्स में रिएक्शंस की जब स्टडी करते हैं तो हम मॉडरेट रिएक्शंस को सेलेक्ट करते हैं। एक्चुअल में है क्या, टाइम कंजप्शन के बेसिस पर रिएक्शंस को हम 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, राइट। अगर मैं टाइम कंजप्शन को लेकर चलूं तो कुछ रिएक्शंस होती हैं इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस, इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस जो कि बहुत फास्ट होती हैं। इसमें हमारे एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन लाइक HCl प्लस NaOH कन्वर्टिंग इनटू NaCl प्लस वाटर, या प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, इस तरह की रिएक्शन इन्वॉल्व होती हैं। एक होती है मॉडरेट रिएक्शंस, मॉडरेट रिएक्शंस। मॉडरेट रिएक्शंस में आपको सफिशिएंट टाइम मिलता है लेबोरेटरी के अंदर कंसंट्रेशन के वेरिएशन को एनालिसिस करने के लिए। किसी भी रिएक्शन को फिनिश होने में अगर कुछ मिनट, आवर्स या डेज भी अगर लग जाएं तो आपके पास एक सफिशिएंट टाइम होता है उसको मेजरमेंट करने के लिए। तो ये उस तरह की रिएक्शंस है जहां पर आप टाइम के साथ लेबोरेटरी के अंदर इजी तरीके से रिएक्शन की रेट को मेजर कर सकते हैं। तो हम केमिकल काइनेटिक्स में मॉडरेट रिएक्शन सेलेक्ट करते हैं। जैसे एक बहुत ही फेमस केस है H2O2 एक्वस कन्वर्टिंग इनटू H2OL प्लस हाफ O2, ठीक है। तो ये जो मॉडरेट रिएक्शंस हैं, ऐसे काफी केसेस होते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ SO2Cl2, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, जिनको हम लेटर ऑन इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो ये मॉडरेट रिएक्शंस होती है। एक होती है वेरी स्लो, बहुत ही स्लो रिएक्शंस, वेरी स्लो रिएक्शंस। केमिकल काइनेटिक्स में जो वेरी स्लो रिएक्शंस है, इनको भी हम स्टडी करना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम क्या है, टाइम के साथ आप मेजरमेंट ठीक से कर नहीं पाएंगे। इनफैक्ट आपको बहुत प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि इनमें कई रिएक्शंस को परफॉर्म होने में सो मैनी मंथ और ईयर्स तक लग जाते हैं। इनफैक्ट जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, रस्टिंग ऑफ आयरन, डेली लाइफ से जुड़ा हुआ केस है। रस्टिंग ऑफ आयरन कई दिन, महीने और सालों तक चल सकती है। तो कंपोजिशन में टाइम के साथ एप्रिशिएबल चेंज नहीं आता है। और उसके अलावा जैसे आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अगर रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन को देखें तो इसमें तो सो मैनी डेज या मंथ में फ्यू मॉलिक्यूल्स ही रिएक्ट करेंगे। तो प्रैक्टिकली आप टाइम के साथ कंसंट्रेशन में वेरिएशन को स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हम इस चैप्टर के अंदर नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू सीख रहे हैं कि मॉडरेट रिएक्शंस को सेलेक्ट करते हैं। तो हम इस तरह की रिएक्शंस को स्टडी करने के लिए टेक्निकली कुछ टर्म्स यूज करते हैं, राइट। और इन टर्म्स का नाम है रेट ऑफ अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस। जब हम रिएक्शंस को टेक्निकली स्टडी करते हैं तो 2 इंपॉर्टेंट टर्म होती है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस एंड रेट ऑफ अपीयरेंस। टाइप्स ऑफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस एंड अपीयरेंस। हम जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को टाइम के साथ स्टडी करते हैं तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस टर्म हम रिएक्टेंट के लिए यूज करेंगे, क्योंकि इनकी कंसंट्रेशन टाइम के अकॉर्डिंग डिक्रीज होती है, टाइम के साथ डिक्रीज होती है। और रेट ऑफ अपीयरेंस वर्ड हम यूज करते हैं प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि इनकी कंसंट्रेशन टाइम के अकॉर्डिंग या टाइम के साथ इंक्रीज होती है, ठीक है। रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस को जब मेजर करते हैं तो टाइम आप इंटरवल जो है वो मैक्रोस्कोपिक ले रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक ले रहे हैं, उसके हिसाब से इनका हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो एक टर्म है एवरेज रेट और एक टर्म है इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है। एवरेज रेट जिसको हम डिफाइन करते हैं, डिफाइंड बाय मैक्रोस्कोपिक टाइम इंटरवल।
और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन में हम डिफाइंड बाय माइक्रोस्कोपिक टाइम इंटरवल। एवरेज रेट के अंदर आपने जो लिखा है मैक्रोस्कोपिक टाइम इंटरवल, मैक्रोस्कोपिक टाइम इंटरवल का मतलब है कि आप जैसे हर 2 मिनट के अंदर या 3 मिनट या 5 मिनट के अंदर मेजर कर रहे हैं कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितना डिक्रीज हो गई है, राइट। ये कोई सा भी रेट हो, ओवरऑल ये अपने आप में एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। A प्लस बी कन्वर्टिंग इनटू 2C, सपोज ये केमिकल रिएक्शन है, कोई गैसियस रिएक्शन परफॉर्म हो रही है, तो माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक टाइम इंटरवल का मीनिंग क्या है वो आपको समझा रहा हूं मैं। अगर आप रिएक्शन के अंदर कंसंट्रेशन के डिफरेंस को टाइम के साथ मेजर कर रहे हैं और ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि 2, 3 या 5 मिनट या 10 मिनट में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितना डिक्रीज हो जाएगी, तो ये एवरेज रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस के अंदर कवर होगा। और अगर किसी इंस्टेंट पर आप बात कर रहे हैं तो ये हमारा इंस्टेंटेनियस रेट के अंदर कवर होगा। इस केमिकल रिएक्शन में A और B रिएक्ट करके 2 मोल ऑफ C गैस के प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, ये गैसियस रिएक्शन है। अब आप अगर एवरेज रेट की बात कर रहे हैं तो A और B दोनों रिएक्टेंट हैं, इनके लिए हम टर्म यूज करेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। तो एवरेज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A अगर आप सपोज लिखना चाहते हैं तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं माइनस डेल्टा A बाय डेल्टा T से, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A। और अगर आप B के लिए लिखेंगे तो सेम इसी तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स में आप कभी भी अगर डेल्टा वर्ड यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब है चेंज, और ये चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो जैसे अगर आपने माइनस डेल्टा A बाय डेल्टा T लिखा है तो ये एवरेज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A को रिप्रेजेंट करेगा, और इसमें भी जो नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि A की कंसंट्रेशन टाइम के अकॉर्डिंग डिक्रीज हो रही है, ठीक है। अब डेल्टा A का मीनिंग क्या है, माइनस, जैसे आपने साइन लिया यूज किया, इसका मैंने सिग्निफिकेंस समझा दिया आपको। डेल्टा A का मतलब हो गया फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A डिवाइड बाय फाइनल टाइम और इनिशियल टाइम। अब आप जानते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के अकॉर्डिंग डिक्रीज होगी तो फाइनल कंसंट्रेशन हमेशा इनिशियल कंसंट्रेशन से कम आएगी। तो उसकी वजह से ये ओवरऑल जो टर्म है ये नेगेटिव आएगी और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये रेट ऑफ या जो एवरेज है ये हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। कभी भी अगर आप एवरेज रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस की बात करें तो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होगा। सिमिलरली आप एवरेज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी भी अगर लिखेंगे तो वो माइनस डेल्टा बी बाय डेल्टा टी से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। जैसे मैं अगर लिखता हूं एवरेज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, तो इसको आप बिल्कुल सिमिलरली ऐसे लिखेंगे माइनस डेल्टा बी बाय डेल्टा टी। तो ये भी अपने आप में सिमिलरली वैसे ही फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ बी माइनस इनिशियल लिखेंगे डिवाइड बाय टी एफ माइनस टी आई करेंगे तो ये भी अपने आप में पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। और जो C है, C के लिए आप टर्म यूज करेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस, क्योंकि C की कंसंट्रेशन टाइम के अकॉर्डिंग इंक्रीज होगी, ठीक है। तो अगर मैं C का डिस्कशन कर रहा हूं तो एवरेज रेट ऑफ, इनके लिए वर्ड यूज करेंगे आप एवरेज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C। तो इसमें आप नेगेटिव साइन यूज नहीं करते हैं क्योंकि नेगेटिव का मतलब होता है जिन सब्सटेंस की कंसंट्रेशन टाइम के अकॉर्डिंग डिक्रीज होती है उनके लिए इसको यूज किया जाता है और वो है रिएक्टेंट्स। तो प्रोडक्ट के लिए आप जो टर्म यूज करेंगे वो होगा पॉजिटिव साइन और डेल्टा C बाय डेल्टा टी, इसको आप ऐसे लिखेंगे, राइट। तो डेल्टा C बाय डेल्टा टी, अगेन ये लिखा जाएगा फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ C माइनस इनिशियल डिवाइड बाय TF माइनस TI, ठीक है। तो प्रोडक्ट है क्योंकि टाइम के हिसाब से कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी
तो फाइनल कंसंट्रेशन इनिशियल से ज्यादा होने की वजह से ये भी अपने आप में एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी, ठीक है। तो हम कभी भी अगर एवरेज रेट को एक्सप्लेन करते हैं तो इसमें हम टर्म यूज करते हैं डेल्टा, और साइन आप रिएक्टेंट प्रोडक्ट के हिसाब से यूज करते हैं, राइट। तो प्रोडक्ट के लिए हमेशा पॉजिटिव साइन यूज करें, या नहीं लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो पॉजिटिव माना जाएगा, और रिएक्टेंट के लिए आप नेगेटिव साइन यूज करेंगे, ठीक है। अब जो आप इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको भी देखना चाहिए, इसको मैं बाद में फ्यूचर में आपको और एक्सप्लेन करूंगा फ्यूचर में, ये है 2। जब भी हम रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस लिखते हैं तो उसमें रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है। इसको हम कब यूज करते हैं वो मैं आपको रेट ऑफ रिएक्शन टर्म को जब एक्सप्लेन करूंगा तो समझाऊंगा। तो ये है रेट ऑफ एवरेज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। अगर आप एवरेज की जगह इंस्टेंटेनियस यूज करते हैं तो जैसा मैंने पहले लिखा था, इसमें हम टाइम इंटरवल मैक्रोस्कोपिक लेते हैं। अगर टाइम इंटरवल मैक्रोस्कोपिक की जगह माइक्रोस्कोप लेंगे, इट्स मीन डेल्टा टी टेंड्स टुवर्ड्स 0, तो वो फिर टर्म हो जाएगी इंस्टेंटेनियस, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं टर्म यूज कर रहा हूं इंस्टेंटेनियस, instantaneous rate of disappearance of A, ठीक है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं माइनस डी ए बाई डी टी से। इसको मैं बहुत इजी तरीके से समझाता हूं। जैसे आपको किसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 10 सेकंड पर क्या है, 9 सेकंड पर क्या है, 5 सेकंड पर क्या है, तो इसका मतलब किसी मोमेंट पर बात कर रहे हैं। तो इसको रिप्रेजेंट करता है आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए अगर रिएक्टेंट है, और अगर प्रोडक्ट होगा तो आप उसके लिए साइन पॉजिटिव यूज करेंगे। सिमिलरली अगर हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी लिखेंगे, सिमिलरली नेगेटिव साइन, क्योंकि रिएक्टेंट है, डी बी बाई डी टी से आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और अगर हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी की बात कर रहे हैं, तो सिमिलरली यहां पर हम पॉजिटिव साइन यूज कर रहे हैं, या नहीं लिखेंगे तो मैंने बोला बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव है, तो आप इसको डीसी बाई डी टी लिखें। तो इसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं आता है कि अगर आपको रिएक्टेंट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ चेंज हो रही है, वो अगर आप ग्राफ अगर आप बना लेते हैं तो उस सिचुएशन में हम ग्राफ को देखकर या ग्राफिकल वैल्यूज के हिसाब से इंस्टेंटेनियस या एवरेज रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस को मेजर कर सकते हैं। जैसे मैं आपको समझाता हूं, मान लीजिए रिएक्शन है और इसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, ठीक है। सपोज मैं कंसंट्रेशन ऑफ ए का वेरिएशन देख रहा हूं, ये टाइम के साथ चेंज हो रहा है। टाइम, सपोज करिए हम टाइम को मिनट में मेजर कर रहे हैं, ए की कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है। सपोज करिए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के अंदर सपोज करिए एक्सपोनेंशियली इस तरीके से कोई डिके आ रहा है, चेंज हो रहा है। तो अगर आपको कुछ डेटा मालूम है, जैसे सपोज करिए आपको कंसंट्रेशन किसी इंस्टेंट पर, मैं एज्यूम कर लेता हूं कि ये ऐसे ही टाइम सपोज करिए 5 मिनट है स्टार्टिंग से, यह आपने स्टार्ट किया पहले रिएक्शन को, 5 मिनट के बाद रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इनिशियल जो भी थी उससे कम होकर सपोज करिए 0.8 m हो जाती है, और 10 मिनट के बाद ये कंसंट्रेशन सपोज करिए डिक्रीज होकर 0.8 से मान लीजिए ऐसे ही कोई भी डेटा सपोज करिए 0.5 हो जाती है। तो इसमें हम बहुत इजीली एवरेज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए इंटरप्रेट कर सकते हैं, और इसमें ही अगर आप इंस्टेंटेनियस को देखना चाहेंगे तो वो फिर किसी इंस्टेंट पर होता है। तो जैसे मैंने बोला किसी सेकंड पर, फिर उस समय आपको सेकंड पर जाना चाहिए क्योंकि वहां माइक्रोस्कोपिक टाइम इंटरवल होता है, राइट। तो जैसे मान लीजिए अगर 1 मिनट के लिए मैं ऐसा एज्यूम कर लेता हूं कि ये मिनट की जगह अगर सेकंड है, तो हम एक ही ग्राफ में एवरेज को और इंस्टेंटेनियस को कवर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके सामने है, अगर मैं इसमें एवरेज मीन्स माइनस डेल्टा ए बाय डेल्टा टी को लिख रहा हूं, राइट। तो नेगेटिव साइन मैंने आपको बताया कि ये इंडिकेट करता है कि ए की कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है। इसकी फाइनल कंसंट्रेशन
इसकी फाइनल कंसंट्रेशन क्या है 0.5। इनिशियल क्या थी जब आपने मेजर किया 5 मिनट पर, तो आपने बोला कि सर ये थी 0.8। टाइम, आपने जब टाइम मेजर किया फाइनल टाइम था आपका 10 मिनट, और इससे पहले वाला जो डेटा था वो था 5 मिनट का। तो ओवरऑल ये आप देख रहे हैं नेगेटिव आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये 0.3 डिवाइड बाय 5। तो ये आपके पास अब जो डेटा है वो है 0.3 डिवाइड बाय 5, ठीक है ना। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और यूनिट्स का ध्यान रखें, जैसे आप ये देखिए टाइम मैंने सेकंड में लिया हुआ है, कंसंट्रेशन हम एम, कैपिटल एम मतलब मोल पर लीटर, तो ये 0.3 डिवाइड बाय 5 मीन्स ये हो जाएगा आपका मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये हमारी यूनिट होती है रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस के लिए, और अगर टाइम मिनट में लेंगे तो मोल पर लीटर पर सेकेंड पर मिनट हो जाएगा। यहां मोल पर लीटर को अगर आप चाहें तो इसकी जगह आप कैपिटल एम और सेकेंड इनवर्स भी लिख सकते हैं, कंप्लीट लिखेंगे तो बेटर है। इसी ग्राफ में क्योंकि टाइम अभी हमने सेकेंड में लिया हुआ है, तो किसी इंस्टेंट पर आप बात कर सकते हैं। तो किसी इंस्टेंट पर जब आप बात करेंगे तो यहां पर जैसे आप किसी भी पॉइंट पर बात कर लें, सपोज ये पॉइंट, ठीक है, तो किसी इंस्टेंट पर आप बात कर रहे हैं, तो उस समय इस पॉइंट पर जो भी स्लोप आएगा, ये नेगेटिव स्लोप आएगा, वो टर्म आपके इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए के बराबर होगा। माइनस डेल्टा बाय डेल्टा क्या है, एवरेज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, और अगर आप माइनस डी ए बाई डी टी की बात कर रहे हैं तो ये टर्म है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। तो ये आप जो भी वैल्यू आएगा, जो भी नेगेटिव स्लोप आएगा इस पॉइंट पर, इंस्टेंट पर, वो आपके इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को रिप्रेजेंट करेगा। सपोज करिए मैं अगर उसको आर ए के लिख रहा हूं इंस्टेंटेनियस, तो ये टर्म आपका ए के लिए हो जाएगा। तो जो भी नेगेटिव स्लोप आएगा वो आर ए को रिप्रेजेंट करेगा। तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस में जो डिफरेंस है वो आपको समझ में आएगा। ये किसी इंस्टेंट पर था और ये किसी एप्रिशिएबल टाइम इंटरवल के अंदर हमने कंसंट्रेशन को मेजर किया है। सिमिलरली अगर आप प्रोडक्ट के लिए अगर इस टर्म को देखना चाहते हैं, तो प्रोडक्ट जैसे आपका सी है सपोज, तो सी की कंसंट्रेशन में भी टाइम के साथ चेंजेस आएंगे। वो डेटा कुछ भी हो सकते हैं आपके, तो इसमें स्लोप आपका पॉजिटिव आएगा। सपोज करिए सी की कंसंट्रेशन भी टाइम के साथ कुछ चेंज हो रही है और हम उसका कुछ ग्राफ बना रहे हैं। सपोज करिए इस तरीके से कंसंट्रेशन ऑफ सी की हम बात कर रहे हैं। तो सी की कंसंट्रेशन अगर आप मेजर कर रहे हैं, तो जैसा मैंने आपको पहले बोला कि अगर आप दो डेफिनेट टाइम इंटरवल या दो डेफिनेट टाइम का आपने सिलेक्शन किया है, वो सपोज करिए T1 टाइम पर कंसंट्रेशन C1 है, T2 टाइम पर कंसंट्रेशन C2 है। तो ये C1 C2 T1 और T2 टाइम पर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप अगर एवरेज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी टर्म यूज कर रहे हैं, एवरेज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, राइट, सी प्रोडक्ट है इसलिए हम अपीयरेंस वर्ड यूज कर रहे हैं। तो डेल्टा सी बाय डेल्टा टी जो टर्म है, इसको आप अगर इंटरप्रेट करना चाहते हैं तो आपने टाइम लिए हैं T1 T2, उनके कॉरस्पॉन्डिंग कंसंट्रेशन है C1 C2, तो ये डेल्टा सी बाय डेल्टा टी हो जाएगा C2 माइनस C1 डिवाइड बाय T2 माइनस T1। तो ये टर्म ओवरऑल पहले की तरह से समझाया था, ये पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा। और कंसंट्रेशन एज यूजुअल, जैसे मैंने बोला अगर आप मोलारिटी में लेके चल रहे हैं, मोल पर लीटर में कंसंट्रेशन, तो ये यूनिट एज यूजुअल मोल पर लीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो ये है हमारा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, जिसको हम बोल रहे हैं एवरेज। ये अंडरस्टूड है कि अगर आप डेल्टा टर्म यूज कर रहे हैं इसका मतलब एवरेज रेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और अगर आप डी बाई डी टर्म को यूज कर रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए मैं डी सी बाई डी टी लिख रहा हूं, तो ये अंडरस्टूड है कि ये साइन पॉजिटिव है, इसका मतलब, या नहीं लिखा है आपने साइन तो बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव, जैसा मैंने पहले भी बोला। तो डी सी बाई डी टी आपके इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ अपीयरेंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो डी सी बाई डी टी जो आप किसी इंस्टेंट पर, मान लीजिए मैं इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर बात कर रहा हूं, तो यहां पर आप स्लोप लेंगे, तो यहां पर जो भी ये पॉजिटिव स्लोप आएगा, इसकी जो वैल्यू होगी वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, तो आप कभी भी अगर
रेट को आपस में लिंक करने की ट्राई करते हैं मैथमेटिकली, तो आप रेट ऑफ रिएक्शन टर्म को अब आपको समझना होगा, राइट। देखिए, जिस टाइम में ए और बी के मान लीजिए 1 मोल कंज्यूम हो रहे हैं, तो उस टाइम में सी के डबल मोल प्रोड्यूस होंगे, राइट। तो जब हम किसी केमिकल रिएक्शन की रेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस को लिंक करना होता है, राइट। जैसे मान लीजिए इसी सिंपल केस को अगर मैं देख रहा हूं, तो इस सिंपल केस के अंदर ए और बी के डिसअपीयर होने का रेट सेम है, लेकिन सी के अपीयर होने के रेट से मैच नहीं करेगा। तो आप जब कभी भी किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है, उसका नाम है रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस से रिलेटेड है। आप कभी भी अगर इस टर्म को हैंडल करें तो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स पर आप बहुत ध्यान दें, राइट। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए एक सिंपल रिएक्शंस में a + 2b कन्वर्टिंग इनटू 3c, ये सिंपल रिएक्शन अपन कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो इस रिएक्शन में मैंने जानबूझकर सबके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स अलग अलग लिए हैं, ठीक है। लेकिन अब इसमें आपको ये समझना है कि A रिएक्टिंग विद 2 मोल्स ऑफ B या A + 2B कन्वर्टिंग इनटू 3C, अब जिस टाइम में A का 1 मोल कंज्यूम होगा उस सिचुएशन में B के 2 मोल कंज्यूम होंगे। दोनों के लिए वेसल सेम है, तो दोनों की कंसंट्रेशन टाइम के साथ इक्वली डिक्रीज नहीं होगी। तो आप समझदार हैं, A के डिसअपीयरेंस को मैं अगर B के डिसअपीयरेंस से बात कर रहा हूं तो A से डबल कंजप्शन B का हो रहा है। तो इन दोनों को इक्वल करने का मेरे पास 2 तरीके हैं, या तो मैं A के डिसअपीयरेंस को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपको समझ में आएगा दोनों टर्म मैथमेटिकली अब इक्वल हैं, क्योंकि B के डिसअपीयर होने का रेट डबल है A के डिसअपीयर होने के रेट से। तो मैं अगर A के डिसअपीयर होने के रेट को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और या फिर आप ऐसा बोल दें -ΔA बाय ΔT -1/2 ΔB बाय ΔT, ठीक है, एक ही बात है। तो ये सिंपल टर्म हम ऐसा यूज करते हैं कि अगर आपको किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट अगर मालूम है तो हम उसके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से उसको अगर डिवाइड कर दें तो ये जो टर्म आएगा ये A के डिसअपीयरेंस के बराबर होगा। मीन्स टेक्निकल लैंग्वेज में B के डिसअपीयर होने के रेट को मैंने 2 से डिवाइड किया तो ये A के डिसअपीयर होने के रेट के इक्वल आएगा, ठीक है। सिमिलरली C क्योंकि प्रोडक्ट है, ये प्रोड्यूस होगा, अगर इसको लिंक करते हैं तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/3 ΔC बाय ΔT। ΔC/T जैसा मैंने समझाया ये टर्म पॉजिटिव रहेगी, -ΔB बाय ΔT टर्म ओवरऑल पॉजिटिव रहेगी, ΔB/ΔT क्योंकि नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये सारी टर्म अपने आप में पॉजिटिव क्वांटिटी है और इक्वल है। इनको ही हम बोलते हैं ओवरऑल। अगर मैं इसको बोलूं कि ये रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। सपोज करिए मैं रेट ऑफ रिएक्शन को अगर R से रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो ये रेट ऑफ रिएक्शन आपका इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। अगर आप इंस्टेंटेनियस रेट की बात करेंगे तो इंस्टेंटेनियस रेट में हम ऐसा लिखेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट A की टर्म्स आप लिखोगे -dA/dt। अब जैसा मैंने आपको समझाया कि B के डिसअपीयर होने का रेट डबल है तो आप उसको 2 से डिवाइड कर दें ताकि दोनों टर्म इक्वल हो जाएं। C के अपीयर होने का रेट 3 टाइम्स है A के कंपैरिजन में, इसको आप 3 से डिवाइड कर दें, ठीक है। तो ये इंस्टेंटेनियस रेट इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ओवरऑल जैसा मैंने आपको बोला आप इसका ध्यान भी रखें, रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज पॉजिटिव, मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। देखिए ये एक बैलेंस गैसियस रिएक्शन है, स्मॉल a b c, ये इस बैलेंस रिएक्शन में इनके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है। तो जैसा हमने अभी तक सीखा है उसके हिसाब से अगर आप एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आप एवरेज रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस ऑफ
सब्सटेंसेस से कैलकुलेट करेंगे। जैसे देखिए माइनस, आपको मालूम है डेल्टा ए बाय डेल्टा टी, ये टर्म है आपका एवरेज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। इसको जैसा मैंने सिखाया इसी के स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से अगर डिवाइड कर देंगे तो ये टर्म हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर। अगर आप इंस्टेंटेनियस लिखेंगे तो -1 बाई ए डी ए बाई डी टी लिखेंगे, राइट। अब जैसा हमने अभी सीखा है उसके हिसाब से यहां पर इसको -1 बाई बी डेल्टा बी बाई डेल्टा टी लिखेंगे, ठीक है। ये इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो गया। सिमिलरली सी के लिए आप पॉजिटिव साइन या सिंपल लिखेंगे डेल्टा सी बाय डेल्टा टी और इसको इसके कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दें तो ये अपने आप में, जैसा मैं अभी तक समझाता आया हूं, ये पॉजिटिव वैल्यू आएगा, ठीक है। तो ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है। इजी लैंग्वेज में आप किसी भी रिएक्टेंट के डिसअपीयरेंस को या प्रोडक्ट के रेट ऑफ अपीयरेंस को अगर उसी के ही स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे तो ये जो पॉजिटिव वैल्यू आएगा इसी का नाम है रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। सिमिलरली इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की अगर अपन बात कर रहे हैं तो आप सिमिलरली कैसे लिखोगे, -1 बाई ए डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू -1 बाई बी डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू 1 बाई सी डी सी बाई डी टी, ठीक है। तो यह है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब किसी इंस्टेंट पर, किसी मोमेंट पर अगर आपको बात करनी है तो इसकी बात कर सकते हैं। और अगर आप ब्रॉड सेंस में देखें कि अब तो आपको समझ में आ गया है कि मैक्रोस्कोपिक टाइम इंटरवल को डील करता है एवरेज रेट और माइक्रोस्कोपिक को डील करता है इंस्टेंटेनियस रेट, मतलब किसी इंस्टेंट पर, राइट। इसको मैं अगर जनरलाइज करूं तो आप क्योंकि अभी सीख चुके हैं कि एवरेज डेल्टा, और अगर हम इंस्टेंटेनियस की बात करें डी बाई डी टी टर्म्स हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। मैं सिंपल लिख रहा हूं, आप रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए माइनस डेल्टा ए बाय डेल्टा टी का मतलब था एवरेज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, माइनस डी ए बाय डी टी का मतलब था इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। तो मैं इनको जनरलाइज कर रहा हूं कि आप अगर किसी भी रिएक्टेंट के रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को, तो इसको मैं लिख रहा हूं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, वो क्या है ए का, स्मॉल ए। सिमिलरली इसको हम जनरलाइज करें रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी डिवाइड बाय बी, और इसको हम लिख रहे हैं रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी डिवाइड बाय सी, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आ रहा है कि आप किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के रेट को लेकर अगर डिस्कशन कर रहे हैं तो रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस को किसी भी बैलेंस रिएक्शन में उनके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से अगर डिवाइड कर दें, जो भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट के कोएफिशिएंट्स हैं, तो जो टेक्निकल टर्म आएगा दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। ये हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू होगा और ये जो इंपॉर्टेंट रिलेशन है इससे आप कभी भी एक सब्सटेंस के रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस से दूसरे सब्सटेंस के रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। और यहां जो स्मॉल एबीसी है, केमिकल काइनेटिक्स में स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स की कोई यूनिट नहीं होती है, तो आपको ध्यान रखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट सेम होगी जो रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की होती है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो टर्म है, इसको मैं शॉर्टकट में रेट ऑफ रिएक्शन को ROR लिख रहा हूं, तो रेट ऑफ, ठीक है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ, ठीक है, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जो भी आप कंसीडर कर रहे हैं, डिवाइड बाय रेस्पेक्टिव स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट।
ठीक है, मतलब आपको किसी भी रिएक्टेंट का अगर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या प्रोडक्ट का अगर रेट ऑफ अपीयरेंस मालूम है तो उसको आप उसी के स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से अगर डिवाइड कर देंगे तो ये टेक्निकल टर्म आएगी वो आएगी रेट ऑफ रिएक्शन। जो स्टूडेंट्स आईआईटी एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको मैं यहाँ पर थोड़ा डेप्थ में अगर ले जाऊं तो उनको ये बताता हूं कि ये टर्म वास्तव में जो आपने जैसा लिखा है इसमें ये कॉन्सेप्ट जो आप देख रहे हैं वो ट्रूली होमोजेनियस रिएक्शन पर एप्लीकेबल होता है, क्योंकि अगर रिएक्शन हेट्रोजीनियस हो गई तो हेट्रोजीनियस रिएक्शन में वॉल्यूम के मीनिंग रिएक्टेंट प्रोडक्ट के लिए अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सपोज H2O2 aqueous converting into H2L plus half। देखिए जैसा आपने पहले लिखा था, अगर हम इनके लिए सिमिलरली लिखेंगे तो इसका मतलब एज्यूम कर रहे हैं कि ऑक्सीजन या H2O2 इनके लिए वॉल्यूम का मतलब एक है, बट प्रैक्टिकली देखिए, ये सपोज करिए मेरे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एक सॉल्यूशन है, तो ये H2O2 का जो सॉल्यूशन है ये H2O2 एक्वस, एक्वस मींस वाटर में इसको डिसॉल्व करके H2O2 को इसका सॉल्यूशन बनाया गया। समय के हिसाब से जब डिकम्पोज होगा तो इससे बनने वाली ऑक्सीजन गैस एम्प्टी स्पेस में कलेक्ट होगी। तो सॉल्यूशन के लिए जो वॉल्यूम का मीनिंग है वो आप यहां सामने देखेंगे, ये वॉल्यूम है। अब ये कोई जरूरी तो नहीं है कि ये ऑक्सीजन गैस के लिए जो वॉल्यूम अवेलेबल है उसके इक्वल हो। ऑक्सीजन गैस की कंसंट्रेशन का मीनिंग क्या है? ऑक्सीजन गैस की कंसंट्रेशन का मतलब है मोल्स ऑफ ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस होंगे डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वेसल और इनफैक्ट एम्प्टी। जितना स्पेस इस कंटेनर में एम्प्टी होगा उसमें ऑक्सीजन गैस कलेक्ट होगी, राइट। तो ये जो वॉल्यूम है ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड के कंसंट्रेशन के वॉल्यूम से मैच करेगा, उसके सॉल्यूशन से मैच करेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं। तो ये मोल्स ऑफ H2O2 जो कंज्यूम हो रहे हैं डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये दोनों आपके जनरल लैंग्वेज में अगर बात करें तो मैच नहीं करेंगे। अगर आपने गलती से इनकी रेट को जैसा मैंने पहले बताया वैसे लिंक कर दिया तो इसका मतलब होता है आप एजम्पशन ले रहे हैं कि दोनों केस में वॉल्यूम सेम है, जबकि अगर मैं रियल प्रैक्टिस में बात करूं तो हमें हेट्रोजीनियस रिएक्शन में कॉन्सेप्ट नहीं लगाना चाहिए। इसका मतलब क्या है, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि हम जब रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखते समय R जब आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो माइनस, सपोज आपने लिखा DH2O2, ठीक है, बाय dt, डेल्टा टी ऐसे लिखा, एवरेज लिख रहे हैं अगर आप सपोज, तो आप सिमिलरली इसके लिए लिखेंगे थ्योरेटिकली माइनस, आपके पास H2O रिएक्टेंट है H2O डिवाइड बाय डेल्टा टी। फिर इसके लिए अगर आप लिखोगे तो क्योंकि इसका कोफिशिएंट जो है हाफ है स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो ये जाएगा 2 इंटू डेल्टा O2 बाय डेल्टा टी। तो ये टेक्निकली अगर वॉल्यूम अलग अलग है तो गलत हो जाता है, क्योंकि नंबर वन एक तो H2L जो है वो सॉल्वेंट है आपका, वो इसी के अंदर प्रेजेंट रहेगा, राइट। और जो ऑक्सीजन गैस है ये इवॉल्व होकर सॉल्यूशन से निकलकर ये एम्प्टी स्पेस में कलेक्ट हो जाएगी। तो वॉल्यूम अलग अलग होने की वजह से आपको इस जगह पर कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन को इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आप चाहें तो इस जगह पर कंसंट्रेशन की जगह अगर आप मोल्स से रिप्रेजेंट करना चाहें तो रेट को जैसे आप मोल पर सेकंड में लेना चाहें कि H2O2 के कितने मोल्स पर सेकंड कंज्यूम हो रहे हैं, तो उसमें फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मान लीजिए इसके इनिशियल मोल्स इसके सपोज A है, इनिशियली ये इससे बनने वाले प्रोड्यूस होने वाले सब्सटेंस है, तो ये कुछ देर के बाद मान लीजिए टाइम t बात कर रहा हूं मैं, तो एट टाइम t जब आपने मेजर किया तो इसके मोल्स अगर कुछ कम हो गए, तो ये सपोज अगर A माइनस एक्स हो गए तो इसको आप x और इसको आप x/2 लिखेंगे। तो ये आपके पास मोल के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है कि मोल्स एट टाइम t A माइनस एक्स और x/2, लेकिन जैसा मैंने समझाया अगर ये इनिशियल कंसंट्रेशन होता और यहां अगर आप लिखते कंसंट्रेशन टाइम t तो फिर यहां प्रॉब्लम हो जाती, क्योंकि यहां पर वॉल्यूम के मीनिंग मैंने आपको समझाया कि दोनों के लिए वॉल्यूम का सेंस अलग है। नेक्स्ट पार्ट इज
units of rate of reaction or rate of disappearance or rate of appearance, right? In chemical kinetics, no unit of stoichiometric coefficient. So इन तीनों का जो यूनिट है वो सेम रहेगा. Either you can write mole per liter per second और mole per liter per minute. और अगर आप ऐसा यूनिट में जाना चाहते हैं तो आपको लीटर की जगह मीटर क्यूब को सेलेक्ट करना होता है. मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने की ऑलरेडी ऐसा यूनिट है और टाइम के ऐसा यूनिट सेकेंड है. तो आप इसको फाइनली इस तरीके से रिप्रेजेंट करें. नेक्स्ट पार्ट इज गैसियस रिएक्शंस के लिए हम रेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. मैं रेट ऑफ रिएक्शन को सिंपल आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं. सो रेट ऑफ रिएक्शन आर इज इक्वल टू माइनस प्लस 1 अपॉन म्यू आई 1 बाई वी इंटू डी एन आई बाई डी टी. अब मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूं. मान लीजिए आई कोई सब्सटेंस है, ये रिएक्टेंट या प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है. अगर ये रिएक्टेंट होगा तो आप नेगेटिव साइन यूज करेंगे और अगर आई प्रोडक्ट हुआ तो आप साइन पॉजिटिव यूज करेंगे. डी एन आई बाई डी टी का मीनिंग है वेरिएशन इन मोल्स ऑफ आई विद रेस्पेक्ट टू टाइम और वी है आपका वॉल्यूम. अगर ये गैसियस फेज में रिएक्शन होती है वेसल का वॉल्यूम हो जाएगा और ये अगर एक्वस फेज में रिएक्शन होती है तो उस सिचुएशन में ये आपके सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो जाएगा. लेकिन अभी हम हाल फिलहाल गैसियस रिएक्शंस की बात कर रहे हैं तो ये कंटेनर का वॉल्यूम होगा. अब इसमें अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम पर डिस्कशन करते हैं तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम आप रेट ऑफ रिएक्शन को बहुत सिंपल मैनर में माइनस प्लस 1 अपॉन म्यू आई डी आई बाई डी टी लिख सकते हैं. हम जब भी स्क्वायर ब्रैकेट लिखते हैं, जैसे आपने सपोज ये लिखा है आई मीन्स मोलर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा, मोल्स ऑफ आई डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वेसल. यहां पर अगर आप गैसियस रिएक्शन की रेट को अगर आप इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करना चाहें तो डी आई बाई डी टी का मतलब हो गया रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस ऑफ आई. जैसा मैंने बोला रिएक्टेंट प्रोडक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आप साइन सेलेक्ट करेंगे और आप उस आई के स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से उसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन. सिमिलरली आप अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पर डिस्कशन करना चाहें और अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन को इन टर्म्स ऑफ प्रेशर अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहें तो आप जानते हैं हम आइडियल गैस पर एक इक्वेशन अप्लाई करते हैं PV = nRT. गैस आई की पार्शियल प्रेशर को उसकी मोलर कंसंट्रेशन से लिंक कर सकते हैं. तो हम यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन को 1 अपॉन म्यू आई 1 बाय RT और dPi बाई dt. dPi बाई dt का मतलब क्या हो गया? वेरिएशन इन प्रेशर ऑफ गैस आई विद रेस्पेक्ट टू टाइम डिवाइड बाय R इंटू टी और फिर आप उसको स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे. तो गैसियस रिएक्शन में हम कांस्टेंट टेम्परेचर पर रिएक्शन की रेट को अगर आपको प्रेशर के टर्म्स में अगर वेरिएशन मालूम है तो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं. डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जो ये स्मॉल सब टॉपिक कवर किया है रेट ऑफ अपीयरेंस, डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ रिएक्शन, उस पर बेसिक सिंपल क्वेश्चन है. इफ एवरेज रेट ऑफ disappearance of B is 0.5 mole per liter per second, then calculate rate of appearance of C and rate of reaction in similar unit mole per liter per second. Thank you.